नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं आपको स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। क्लास 8th की पॉलिटी की किताब का चैप्टर 5 है। बहुत गैप हो गया। पिछली जो चैप्टर 4 की वीडियो थी वो मैंने बहुत पहले अपलोड की थी 2 पार्ट्स में। बीच में बहुत सारे और काम थे जिसके चक्कर में ये चीज स्किप हो रही थी। तो एक स्टूडेंट ने मेरे को इंस्टाग्राम पे याद दिलाया कि हाँ सर, ये वाला चैप्टर भी छूट गया है, तो इसको मैं यहाँ पे शुरुआत करता हूँ। चैप्टर 5 की कोशिश करेंगे कि इसको एक वीडियो में खत्म कर दें। नहीं हुआ तो 2 वीडियो में खत्म किया जाएगा। तो यहाँ पे टॉपिक क्या है? द जुडिशरी। जुडिशरी के बारे में यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश करी जा रही है। जब भी हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं अक्सर कर हमें जुडिशरी का रोल दिख ही जाता है। मैं आपके साथ जब भी एडिटोरियल डिस्कस करता हूँ, कितनी बार हमारे यहाँ पे कोर्ट्स की बात होती है। तो आज ही हम लोगों ने एडिटोरियल में राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, जो राजस्थान में डिफेक्शंस हुए हैं एमएलए के या फिर होने वाले हैं उनके लिए, तो ये सब चीजें हमने पहले देखी। तो अब जब भी हम न्यूज़पेपर्स को पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि भाई कोर्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो एक्चुअली में कोर्ट कर क्या रहे हैं। हम लोगों ने यूनिट 2 में रूल ऑफ लॉ के बारे में समझा था। रूल ऑफ लॉ को मैंने लक्ष्मीकांत में भी पढ़ाया है। पॉलिटी समझनी तो मेरी लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। हालांकि अगर आप बेसिक लेवल पे है तो एनसीईआरटी पहले देखिए, लक्ष्मीकांत थोड़ा बाद में देखिएगा। तो क्या बोला कि यहाँ पे व्हाट दिस मीन्स इज दैट लॉज इक्वली अप्लाई टू ऑल पर्संस एंड दैट अ सर्टेन सेट ऑफ फिक्स्ड प्रोसीजर्स नीड्स टू बी फॉलोड व्हेन अ लॉ इज वायलेटेड। यानी कि हर पर्सन पे बराबरी से लॉ अप्लाई किया जाएगा और अगर कोई लॉ वायलेट होता है तो क्या करना है, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर दिया हुआ है। और रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने के लिए हमारे पास एक जुडिशियल सिस्टम है जिसमें बहुत सारे कोर्ट्स हैं। तो कोई भी सिटीजन कोर्ट में जा सकता है अगर उसका कोई लॉ, अगर उसका कोई राइट वायलेट करता है तो। अब देखिए, जुडिशियल सिस्टम क्या गवर्नमेंट का पार्ट है? बिल्कुल दोस्तों। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट की बात करो तो गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स हैं मोटे मोटे तौर पे देखा जाए। पहला है एग्जीक्यूटिव, दूसरा है लेजिस्लेचर और तीसरा है जुडिशरी। और एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों में एक दूसरे में बराबर है। तीनों एक दूसरे के बराबर है, कोई भी चीज दूसरे से बड़ी नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से बड़ा है, जुडिशरी लेजिस्लेचर से बड़ी है। तीनों एक दूसरे के बराबर है और जुडिशरी इज एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। तो अब यहां पे आपको गवर्नमेंट की ब्रॉड डेफिनेशन समझ में आ रही है। आपको यह समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट वो सारे सिनारियोज हैं जिनको मिला के लोगों की लाइफ को अच्छी करने की कोशिश की जाती है और उसमें जुडिशरी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो जब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक लिमिट से आगे बढ़ के ऐसा कोई नियम कानून लेके आएंगे जिससे लोगों के राइट्स वायलेट हो सकते हैं, तो उस केस में जुडिशरी स्टेप इन करके उनको रोकेगी। तो जुडिशरी प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेगी तभी हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाएगी। और जुडिशरी के प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने के लिए इसका इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी का यह मतलब है कि इसके काम में बाहर के लोगों की दखलंदाजी नहीं होना चाहिए। ये अपना काम न्यूट्रल तरीके से कर पाए विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस। जब हम बात करें कि रोल क्या है जुडिशरी, जुडिशरी एक्चुअली में करती क्या है। देखिए, कोर्ट्स डिसीजन लेते हैं अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज पे और ऑलमोस्ट सब कुछ इनकी डिसीजन मेकिंग पावर के अंदर आ जाता है। तो स्कूल में एक टीचर एक बच्चे को नहीं मार सकता, इस पे जुडिशरी एक लॉ पास कर सकती है। नदियों का पानी स्टेट्स के बीच में कैसे बटेगा, इस पे जुडिशरी लॉ पास कर सकती है। किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया, उस क्राइम की उसको क्या सजा देनी है, इसके ऊपर जुडिशरी लॉ पास कर सकती है। सबसे पहले तो देखते हैं कि जुडिशरी का काम है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो अगर ये डिस्प्यूट्स किसी 2 सिटीजन्स के बीच में हो या किसी 2 ग्रुप ऑफ सिटीजन्स के बीच में हो या किसी एक सिटीजन और दूसरी तरफ ग्रुप ऑफ सिटीजन्स हो या फिर सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में या फिर 2 स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में या फिर एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट्स और एक तरफ सेंटर, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि दोनों तरफ पार्टीज कौन कौन सी हैं, जुडिशरी उन दोनों पार्टीज के बीच में एक बिचौलिए की तरह रह के डिस्प्यूट सॉल्व करवा सकती है। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का काम जुडिशरी का है। फिर जुडिशियल रिव्यू का काम भी जुडिशरी का है। जुडिशियल रिव्यू के अगर आर्टिकल्स को देखें तो आर्टिकल 32 के अंदर जुडिशियल रिव्यू की ताकत मिलती है सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल 226 के अंदर जुडिशियल रिव्यू की ताकत मिलती है हाई कोर्ट को, जिसको बोला जाता है रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। तो देखिए, जुडिशरी इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मोर स्पेसिफिक किसके लिए कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट दोस्तों। ओके, यानी कि मान लीजिए अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई नियम कानून पास करती है जो कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर लॉज को वायलेट कर रहा है जो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। अब आप बोलोगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? इस बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्राइन को भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। कब दिया था?
24 अप्रैल 1973 को, जब केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया था। और उस समय पे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, पर उन फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती जो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट है। तो जो भी चीज हमारे संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं, उनको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। तो मान लीजिए पार्लियामेंट ऐसा कोई नियम कानून पास करती है जिससे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट होता है, उस केस में जुडिशियल रिव्यू के पावर के चलते उस लॉ को नल एंड वॉइड बोल सकती है हमारी जुडिशरी, स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों अब ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। आगे बात करते हैं जुडिशरी का काम, अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। देखिए, इस देश का कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है और हाई कोर्ट भी जा सकता है अगर उसको लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हुए। ठीक है, हमने क्लास 7 की किताब में हकीम शेख के बारे में पढ़ा था। तो ये हकीम शेख नाम का जो बंदा था, जो एक एग्रीकल्चरल लेबर था, वो एक रनिंग ट्रेन से गिर गया, उसको चोट लग गई, उसको बहुत सारे सरकारी अस्पतालों में लेके जाया गया, सरकारी अस्पतालों ने उसको एडमिट नहीं किया, फाइनली एक प्राइवेट अस्पताल में उसका इलाज हुआ, वो बच गया। बाद में उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की आर्टिकल 21 के अंदर, आर्टिकल राइट टू लाइफ के अंदर। अब आर्टिकल 21 के अंदर उसने सुप्रीम कोर्ट से बोला कि मेरे को चोट लगी थी, मुझे किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने पता जजमेंट क्या दिया, ध्यान दीजिएगा, इसको अपने नोट्स में भी इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। इस केस का नाम है पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि देखिए, आर्टिकल 21 के अंदर ही जो राइट टू लाइफ है ना, इसके अंदर राइट टू हेल्थ भी आता है, यानी एक इंसान एक हेल्दी लाइफ जी सके, ये उसका फंडामेंटल राइट है। और अगर इस पर्सन को जो स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने एंट्री नहीं दी, तो इसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इस पर्सन का जितना भी खर्चा हुआ है वो भरेगी, इसको कंपनसेशन देगी। साथ साथ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एक ब्लूप्रिंट लेके आएगी प्राइमरी हेल्थ केयर का, विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट से बोला कि भैया इसको पहले तो कंपनसेशन दो, उसके बाद एक प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए एक ब्लूप्रिंट लेके आइए, पॉलिसी बताइए, पॉलिसी डॉक्यूमेंट निकालिए जिसमें आप बताइए कि मान लीजिए कल की डेट में ऐसा कोई इंसिडेंट होता है और कोई पर्सन हॉस्पिटल में आता है तो उसको किस तरीके की हेल्थ सुविधाएं दी जाएंगी। इसके ऊपर प्रॉपर पॉलिसी डॉक्यूमेंट लेके आइए और उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को अपने अस्पतालों में सर्कुलेट करिए ताकि फिर किसी हकीम शेख को वापस ना किया जाए इलाज कराए जाने से। तो ये बातें यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोली। इसलिए ये जो जजमेंट है आपका पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल 1996, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो हमारा सुप्रीम कोर्ट बना था 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन हमारा देश रिपब्लिक बना था। अब इससे पहले जहां पे सुप्रीम कोर्ट चलता था वहीं पे फेडरल कोर्ट चलता था। 1937 से 1949 फेडरल कोर्ट चला और ऑब्वियसली बात यही फेडरल कोर्ट बदल दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। पहले ये चलते कहां थे, तो शुरुआत में जो फेडरल कोर्ट था और तुरंत बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट चलता था चैम्बर ऑफ प्रिंसेस से, जो कि पार्लियामेंट हाउस में था। बाद में इसका जो अभी की प्रेजेंट बिल्डिंग है मथुरा रोड पे, वहां पे चला गया ऑफिस। तो 1958 में न्यू दिल्ली में जो मथुरा रोड पे जो अभी प्रेजेंट वाला ऑफिस है, तब से सुप्रीम कोर्ट वहीं से काम कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे देखिए टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स, डिस्प्यूट बिटवीन टू सिटीजंस, लॉज इन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, कुछ एग्जांपल्स आप खुद बताइए, खुद सोचिए। आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। डिस्प्यूट्स बिटवीन टू स्टेट्स में क्या क्या एग्जांपल आएंगे। फॉर एग्जांपल, कभी कभी रिवर पे डिस्प्यूट्स होते हैं दोस्तों। ओके, इन रिवर पे डिस्प्यूट्स के लिए ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं। तो अगर किसी एक रिवर के पानी के शेयरिंग पे कोई डिस्प्यूट है तो वो कह सकते हो आप डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स हो गया। फिर बोला गया लॉज दैट आर इन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हम बात करेंगे लॉज इन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जांपल दोस्तों ये है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, आपको याद होगा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन सरकार लेके आई थी, लगभग 2015 की बात है। इस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में एग्जीक्यूटिव को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल मिल गया था जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव को एक बहुत प्रोमिनेंट रोल दे दिया गया। इस एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने।
और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जजेस की अपॉइंटमेंट में एक मेजर रोल जजेस ही प्ले करेंगे। एग्जीक्यूटिव की इन्वॉल्वमेंट होगी बट बहुत लिमिटेड होगी, क्योंकि एनजेएसी में एग्जीक्यूटिव को बड़ी पावर मिल रही थी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में। तो आप कह सकते हो कि ये एक ऐसा नियम कानून सरकार लेके आई थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन में था, और इस तरीके के नियम कानूनों का स्ट्रक डाउन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा सरकार को भी ताकतवर करना सही नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने दो एग्जांपल्स दे दिए, डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स बता दिया, लॉ इज इन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया, डिस्प्यूट बिटवीन टू सिटीजंस आप ढूंढिए, एक डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट का एग्जांपल आप ढूंढिए और नीचे कमेंट में भी मुझे बताइए। फिर आगे चलते हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का एग्जांपल यहां पे बात करी जा रही है। मान लीजिए एक पावरफुल पॉलिटिशियन है और उस पावरफुल पॉलिटिशियन के पास ये पावर है कि वो एक जज को अपॉइंट कर सकता है। अब मान लीजिए इस पावरफुल पॉलिटिशियन ने आपके लैंड को हथिया लिया और ये पॉलिटिशियन इतना ताकतवर है कि वो जजों का अपॉइंटमेंट करता है। तो क्या आपको लगता है कि आप किसी कोर्ट में किसी जज के पास जाओगे और वो जज आपकी मदद करेगा? जब उस जज का अपॉइंटमेंट ही इस पॉलिटिशियन के हाथ में है तो कुछ नहीं हो सकता। तो यहां पे ये कहने की कोशिश की जा रही है कि कभी भी ये जो जज के अपॉइंटमेंट की ताकत हो गई है, जज की जो फंक्शनिंग में इंडिपेंडेंस वाली ताकत होती है ना, वो किसी पॉलिटिशियन के हाथ में नहीं जानी चाहिए। अक्सर कर हम लोग ये सुनते हैं कि जो ताकतवर लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो जुडिशियल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमारे भारतीय संविधान ने हमारे संविधान में इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी को बचा के रखा है, और इस इंडिपेंडेंस का एक पार्ट है सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि मैंने आपको बहुत शुरू में बताया था दोस्तों। यहां देखिए, मैंने बताया था ना, गवर्नमेंट के तीन अंग, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। जुडिशरी एक ऐसा अंग है जिसकी पावर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बराबर है। इसका मतलब यह होगा कि जुडिशरी के ऊपर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का कंट्रोल नहीं है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है। ओके, सो द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ। ये बहुत जरूरी है। ओके, इसीलिए ये सेपरेशन किया गया। और ये सेपरेशन कब काम करेगा ठीक से? जब हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट में, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट में दूसरे ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ना हो, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का इन्वॉल्वमेंट ना हो। इसीलिए एनजेएसी को स्ट्रक डाउन कर दिया गया। तो अभी के लिए सिचुएशन यह है कि एक बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को आपने अपॉइंट कर दिया तो उसको हटाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक बार आपने उसको अपॉइंट कर दिया तो आपकी उसकी सैलरी, उसकी सर्विस कंडीशंस को भी उसके डिसएडवांटेज पे अल्टर नहीं कर सकते। तो बहुत सारी ऐसी चीजें बताई गई हैं। अब देखिए, इट इज द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी that allows the courts to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and executive। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपनी पावर का मिसयूज ना करें, इस चीज में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कौन? कोर्ट। तो फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस को प्रोटेक्ट करने की रिस्पांसिबिलिटी किसके पास है? कोर्ट्स के पास, हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। उनको ताकत दी गई है रिट जुरिसडिक्शन में। इनफैक्ट सेशन कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भी है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट्स इन इंडिया की, तो कोर्ट जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है, बस लेवल अलग अलग है। तो निचले लेवल पे भी कोर्ट्स हैं, बीच के लेवल पे भी कोर्ट्स हैं, ऊपर के लेवल पे भी कोर्ट्स हैं। ओके, तो नीचे के लेवल पे देखोगे तो आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स दिख जाएंगे, जिनको नॉर्मल कर केसेस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी कहा जाता है। कभी कभी तहसील लेवल के लेवल पे भी कोर्ट हमको मिलती है। इन डिस्ट्रिक्ट केस में जो जज होते हैं उनको क्या बोला जाता है? डिस्ट्रिक्ट जज बोला जाता है। स्टेट के लेवल पे एक हाई कोर्ट होती है। हाई कोर्ट उस स्टेट की सबसे बड़ी कोर्ट होती है। उस हाई कोर्ट की कभी कभी बहुत सारी बेंचेस भी होती हैं। जैसे अगर आप देखो उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कौन सी हाई कोर्ट है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच है लखनऊ में, जिसको बोला जाता है लखनऊ बेंच ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट। ओके, क्योंकि लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, वहां पे भी बहुत सारे केसेस आते हैं। तो जरूरी है कि भाई लखनऊ में जो भी केसेस हैं वो लखनऊ बेंच लड़े, ना कि लोग भैया इलाहाबाद में जाके केसेस लड़ रहे हैं। और टॉप पे कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो तीन लेवल ऑफ कोर्ट्स हो गई। तो यहां देख लीजिए, सबसे नीचे हो गई आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको आप सेशंस कोर्ट भी कह सकते हो। इसको कभी कभी ट्रायल कोर्ट भी कहा जाता है। बीच पे आ गया हाई कोर्ट आपका, और ऊपर आ गया सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब देखा जाए हाई कोर्ट सेटल कब की गई, स्टैब्लिश कब की गई इंडिया में। तो हाई कोर्ट्स को 1861 में स्टैब्लिश किया गया था। जो एक्ट था उसका नाम था हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861। इस हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861 में 1862 में तीन जगहों पे प्रेसिडेंसी कोर्ट्स, इनफैक्ट हाई कोर्ट्स को सेटअप किया गया तीन प्रेसिडेंसी सिटीज में। और अंग्रेजों के राज के दौरान तीन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसी सिटीज थी, एक तो था कलकत्ता, जिसको
कैलिकता सुतनाती से मिला के बनाया गया था, दूसरा बॉम्बे, तीसरा मद्रास। तो इन तीनों जगहों पे हाई कोर्ट्स बनाई गई। दिल्ली की हाई कोर्ट बनी 1966 में। अभी के लिए 25वीं हाई कोर्ट है। 25 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में। जो लेटेस्ट हाई कोर्ट बनी है वो कहां बनी है? आंध्र प्रदेश, अमरावती में। क्योंकि हैदराबाद में जो हाई कोर्ट थी वो तेलंगाना को मिल गई। तो ये आंध्र प्रदेश अमरावती वाली जो हाई कोर्ट है दोस्तों वो 1 जनवरी 2019 से आ गई प्ले में। तो अभी के लिए इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स। बहुत सारी ऐसे भी स्टेट्स हैं जहां पे सोचिए, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बताया गया पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा की एक कॉमन हाई कोर्ट है जो कि चंडीगढ़ में जिसकी बेंच है। 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आसाम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इसकी एक कॉमन हाई कोर्ट है। नॉर्थ ईस्ट में क्या सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनको हाई कोर्ट शेयर करनी पड़ती है? नहीं, मणिपुर की अपनी अलग हाई कोर्ट है। गुवाहाटी, अब जैसे कि यहां देखिए आसाम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। हाई कोर्ट का आपको वही दिखा देता हूं मैं पूरा का पूरा हायरार्की। तो ये हम आ गए हाई कोर्ट पे। टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं जो आपको यहां पे दिख रही हैं। इसमें आप देखिए गुवाहाटी हाई कोर्ट दोस्तों। गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर कौन कौन से स्टेट्स आ रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश, आसाम आ रहा है आपका, मिजोरम आ रहा है, नागालैंड आ रहा है। तो ठीक है, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट जो नॉर्थ ईस्ट का है उसके अंदर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिजोरम, नागालैंड। अच्छा, और भी बहुत से हाई कोर्ट्स हैं आपके नॉर्थ ईस्ट में। तो मणिपुर का अपना अलग हाई कोर्ट है, मेघालय का अपना अलग हाई कोर्ट है, सिक्किम का अपना अलग हाई कोर्ट है, त्रिपुरा का अपना अलग हाई कोर्ट है। ओके, तो ये है पूरा सीन। तो हाई कोर्ट्स भाई उस स्टेट की डिमांड के हिसाब से बना दी गई हैं। कई जगहों पे बहुत सारी स्टेट्स एक ही हाई कोर्ट को शेयर करती, कई जगहों पे एक ही एक हाई कोर्ट है। आगे चलते हैं। यहां पे हाई कोर्ट ऑफ मद्रास की आइकॉनिक पिक्चर लगी हुई है। आगे चलते हैं। क्या ये जो अलग अलग लेवल हैं कोर्ट्स के एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं? बिल्कुल जुड़े हुए हैं। मैंने आपको शुरू में बता दिया, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। यानी कि अगर हायर जुडिशरी कोई केस पास करती है, मतलब कोई डिसीजन पास करती है, फॉर एग्जांपल हायर जुडिशरी ने कोई डिसीजन पास किया किसी भी केस में, तो वो डिसीजन सारी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे लागू होगा। यही चीज तो अभी हुई है कि होटो होलोहॉन केस जो था आपका 1992 का, उसमें जो डिसीजन पास किया उस डिसीजन के अगेंस्ट अभी रिसेंटली एक्ट किया राजस्थान हाई कोर्ट ने। इसीलिए राजस्थान हाई कोर्ट की निंदा की जा रही है। तो कुल मिला के अगर कोई हायर कोर्ट कोई डिसीजन पास करती है तो नीचे की कोर्ट्स उसको ऑनर करेंगी। तो मान लीजिए राजस्थान की हाई कोर्ट कोई डिसीजन पास करती है तो राजस्थान के अंदर जितनी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगी, सेशंस कोर्ट्स होंगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगी, वो उस डिसीजन को मानेंगी। अब जरूरी नहीं है कि जो राजस्थान की हाई कोर्ट ने डिसीजन पास किया उसको हरियाणा की हाई कोर्ट ना माने, वो भी मान सकती है दोस्तों। तो एक हाई कोर्ट दूसरे हाई कोर्ट के डिसीजन के प्रेसिडेंट को भी ले सकती है अपने डिसीजंस में। ओके, अब यहां पे आपको समझना पड़ेगा एपेलेट का सिद्धांत। Another way to understand this integration is through the appellate system in India. This means that a person can appeal to a high court if they believe that the judgment passed by the lower court is not just. यानी मान लीजिए आप सेशंस कोर्ट में गए, सेशंस कोर्ट में जो आपको डिसीजन मिला आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप उसके खिलाफ एक अपील फाइल कर सकते हो हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में आपको एक डिसीजन मिलेगा, मान लीजिए आप उससे भी खुश नहीं हो तो आप उसके खिलाफ एक अपील फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। तो ये क्या है? ये अपीलेट जुरिडिक्शन है। ये एक डिसीजन आपको मिल गया बट आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप दूसरी जगह जाओगे, दूसरी जगह सेटिस्फाइड नहीं हो तो तीसरी जगह जाओगे। और इस चीज को सबसे ब्यूटीफुल तरीके से कहां समझाया गया है? स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स। इसमें क्या हुआ था दोस्तों? देखिए, लक्ष्मण कुमार की शादी हुई 20 साल की उम्र पर 1980 में सुधा गोयल के साथ। दिल्ली में ये लोग रहते थे। एकदम से पता चला कि 2 दिसंबर 1980 में सुधा की मौत हो गई जलने की वजह से। तो सुधा की फैमिली ने लक्ष्मण कुमार की फैमिली के अगेंस्ट ट्रायल कोर्ट में, और ट्रायल कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहा जाता है, तो अच्छा एक चीज और दोस्तों, जब सिविल कैपेसिटी में एक कोर्ट बैठता है तो उसको आप डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हो, जब क्रिमिनल कैपेसिटी में बैठता है तो उसको आप सेशंस बोल सकते हो। तो ट्रायल कोर्ट में जब ये केस गया सुधा का, तो भाई उस समय पे उसके नेबर्स ने ये गवाही दी कि हाँ भाई सुधा की चीखने की आवाजें आई थी 1 दिसंबर की रात में, वो चिल्ला रही थी। जब वो लोग सुधा के घर में जबरदस्ती घुसे तो देखा कि सुधा की साड़ी जल रही है, वो बिल्कुल जल रही है। उन्होंने सुधा की आग बुझाई, उसको एक ब्लैंकेट और एक गनी बैग से उड़ाया, और उसी समय पे सुधा ने उन लोगों को बोला कि उसकी जो मदर इन लॉ है, उसकी जो सास थी शकुंतला, उसने कैरोसिन ऑयल उसके ऊपर डाला और उसके हस्बैंड लक्ष्मण ने आग जला दी। ट्रायल चला। ट्रायल के दौरान पे जो सुधा की फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने गवाही दी, नेबर्स ने गवाही दी, और ये बोला गया देखिए सुधा की तो मौत हो गई, ये बोला गया कि सुधा को टॉर्चर कर रहे थे उसके इन लॉस। जब सुधा का पहला बच्चा हुआ तो उससे और पैसा मांग रहे थे, स्कूटर मांग रहे थे, फ्रिज मांग रहे थे, उसके पास देने के लिए पैसे थे नहीं। जब पैसे मिले नहीं तो उन लोगों ने सुधा को जला के मार दिया।
जब लक्ष्मण की फैमिली से पूछा गया कि तुमने मारा, तो उसने बोला कि नहीं भाई, सुधा तो दूध गर्म कर रही थी, तो दूध गर्म करते करते गैस की आग से उसकी साड़ी ने आग पकड़ ली और वो जल के मर गई। तो ये पूरा केस चला ट्रायल कोर्ट में। आखिरी में ट्रायल कोर्ट ने लक्ष्मण को, उसकी मां शकुंतला को और उसके ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र को डेथ सेंटेंस दिया। तो ये तो था डिसीजन ट्रायल कोर्ट का। उसके आगे देखते हैं। अच्छा, यहां पे फोटो दिख रही है एजॉल मिजोरम बेंच ऑफ द गुवाहाटी हाई कोर्ट की। फिर नवंबर 1983 में ये जो लक्ष्मण की फैमिली थी, उन्होंने एक अपील फाइल की हाई कोर्ट में। उन्होंने बोला जो ट्रायल कोर्ट का डिसीजन है गलत है। हाई कोर्ट में सारा प्रोसेस रिपीट हुआ और हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष का सुधा की मौत में कोई रोल नहीं है, इनको हम छोड़ रहे हैं। जैसे ही ये चीज हुई दोस्तों, पूरे देश में गुस्सा आ गया। खासकर ये जो वुमेन राइट्स के लिए जो लोग लड़ रहे थे, उनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। हमने क्लास 8 की बुक में यह भी पढ़ा था कि कैसे 1980s में पूरे देश में डाउरी डेथ्स बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। जो कोर्ट्स थे वो लेडीज को जस्टिस नहीं दे पा रहे थे। तो हाई कोर्ट के इस डिसीजन के अगेंस्ट में फिर से एक अपील गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 1985 में अपील पहुंची लक्ष्मण की और उसके 2 मेंबर्स ऑफ द फैमिली की। सुप्रीम कोर्ट ने भी लॉयर्स के आर्गुमेंट सुने, सबके उन्होंने व्यू पॉइंट सुने, एविडेंसेस को खंगाला और बाद में उसने बोला कि देखिए, लक्ष्मण की गलती है, उसकी मां की गलती है, लेकिन ब्रदर इन लॉ के खिलाफ इनको एविडेंस नहीं मिले, तो ब्रदर इन लॉ को इन्होंने छोड़ दिया, लेकिन लक्ष्मण को और उसकी मां को आजीवन कारावास दिया गया। तो अब सोचिए, 1980 में सुधा तो मर के चली गई, लेकिन 1985 में जाके इसका इंसाफ मिला उसके घर वालों को। तो यहां पे एक्चुअली में इस चैप्टर में समझाने की क्या कोशिश की जा रही है, यहां पे एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स को समझाने की कोशिश की जा रही है। एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? अपील, मतलब कोई एक कोर्ट का डिसीजन आ गया, उसके खिलाफ अपील फाइल करना, इसको एपेलेट बोलते हैं। तो आई होप ये आपको चीज पसंद आई हो दोस्तों। अभी के लिए मैं इस वीडियो को रोक रहा हूं, जल्दी ही मैं इसका दूसरा पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे जुड़ के आप सवाल भी पूछ सकते हैं। गुड बाय।